नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के बाय पिक्के पे। आज हम आपको एक वाक्य या एक घटना बताने जा रहे हैं। साल 1999 यानी कि 24 दिसंबर 1999 साय के 5:30। ठीक है ना। दिन था यानी कि 24 दिसंबर 1999 यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले साय के 5:30 हुए थे। बात है काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल की, और भारत का इंडियन एयरलाइंस का यात्री विमान अपने उड़ान भरने के लिए तैयार था। 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर के साथ। ठीक है ना। जैसे शाम के 5:30 होती है, इंडियन एयरलाइंस का विमान IC 814 भारत के नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी उड़ान भरता है 5:30 पे। और जैसे ही विमान भारतीय विमान क्षेत्र में प्रवेश करता है, वैसे ही विमान में एक आतंकवादी खड़ा होता है और घोषणा कर देता है ये विमान हाईजैक हो चुका है। और जैसे ही वो ये घोषणा करता है कि विमान हाईजैक हो चुका है, तैसे ही जितने भी यात्री थे उनमें अफड़ा तफड़ी का माहौल हो जाता है और सारे के सारे यात्री घबरा जाते हैं। और पीछे से उसके जो सहायता के लिए 3 आतंकवादी और खड़े होते हैं, वो भी कहते हैं हाँ ये विमान पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है। और उनमें से एक आतंकवादी क्रू मेंबर के पास पहुंचता है, और जो पायलट होता है उस विमान का वो होता है देवी शरण। और कहते हैं एक आतंकवादी देवी शरण के पास पहुंचता है और देवी शरण की कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलता है इस विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले चलो। ठीक है ना। और लेकिन जो पायलट है वो बोलता है भाई इस विमान में इतना ईंधन नहीं है कि ये लाहौर पहुंच सके। लेकिन आतंकवादी उसकी बात नहीं मानते और वो बार बार उसको लाहौर ले जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब पायलट नहीं मानता तो वो बोलते हैं ठीक है, आप दिल्ली के अलावा इसको कहाँ पे लैंड करवा सकते हैं। तब कैप्टन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया मैं इस विमान को ज़्यादा से ज़्यादा अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवा सकता हूँ, इससे आगे मैं ले जा नहीं सकता। क्योंकि पायलट का मानना था कि यदि विमान भारतीय सरजमी पे उतरेगा तो भारत के सैनिक यानी कि जो भारत की फोर्स है, कमांडो फोर्स है, वो कुछ न कुछ जरूर करेगी यात्रियों को बचाने के लिए और अपना ऑपरेशन जरूर करेगी। और कहते हैं आतंकवादी पायलट की मांग मान लेते हैं और उसको यानी कि अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए बोल देते हैं। और कहते हैं जब विमान दिल्ली को क्रॉस करते हुए अमृतसर पहुंचता है, तो अमृतसर पहुंचने के बाद पायलट देवी शरण ने अमृतसर के ATC यानी कि ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क करता है और वो बोलता है विमान में तेल नहीं है और मुझे इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दीजिए। और कहते हैं ATC के अधिकारी देवी शरण को विमान लैंड करने की इजाज़त दे देते हैं। और कहते हैं जब लैंड होता है अमृतसर में विमान, तब जो पायलट है वो विमान में ईंधन डालने के लिए बोलता है। विमान में ईंधन तो था, लेकिन सिर्फ देवी शरण का एक ही मकसद था कि कैसे या तैसे करके जो आतंकवादियों का ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दूँ, ताकि भारतीय सेना कोई ना कोई ऑपरेशन करे। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, जब ईंधन का टैंकर विमान की तरफ आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते एकदम टैंकर रुक जाता है, तो आतंकवादी इस चीज़ को बनक जाते हैं और उनको एहसास हो जाता है कि पायलट यहाँ पे कुछ न कुछ अपनी चाल ज़रूर चल रहा है। तो वो दोबारा से पायलट के ऊपर दबाव डालते हैं और बोलते हैं विमान में चाहे ईंधन हो या ना हो, विमान को उड़ाओ, नहीं तो हम आपको उड़ा देंगे। ठीक है ना। और कहते हैं विमान को दोबारा से देवी शरण उड़ाते हैं और विमान को उड़ा के कहाँ पे ले जाते हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे ले जाया जाता है। यानी कि लाहौर अमृतसर से कहाँ पे पहुँचता है विमान, लाहौर पहुँचता है भाई। कहाँ पे पहुँचता है, यानी कि लाहौर विमान पहुँचता है। और कहते हैं जब विमान लाहौर
पहुंचता है। तो उसके बाद देवी शरण दोबारा से लाहौर के एटीसी से बात करते हैं और एटीसी से बात करने के बाद वो विमान को लैंड कराने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो लाहौर के एटीसी अधिकारी है वो विमान को लैंड करने से साफ साफ मना कर देते हैं और उन्होंने साथ ही साथ में एयरपोर्ट की जितनी भी लाइटें थी सारी की सारी लाइटें बंद कर दी थी, क्योंकि उस समय तक जो टाइम था वो यानी कि 10:30 का टाइम हो चुका है, यानी कि 10:30 बज चुके थे और रनवे पे लैंड करने के लाइटों की जरूरत थी, क्योंकि अंधेरे में रनवे दिखाई नहीं दे रहा था और इसीलिए विमान लैंड ना हो तो लाहौर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने पूरे के पूरे एयरपोर्ट की लाइट बंद कर दी थी। और कहते हैं ऐसे ही विमान लाहौर एयरपोर्ट के चारों तरफ लगभग 45 मिनट तक घूमता रहा और कहते हैं आतंकवादी बार बार पायलट पे प्रेशर बनाते जा रहे थे कि विमान को लैंड करवाओ लैंड करवाओ लैंड करवाओ। और कहते हैं उन्होंने एक बार कोशिश भी की लैंड करवाने की, उन्होंने देखा कि नीचे रनवे है, लेकिन जब वो विमान लैंड कर होने ही वाला था तब पायलट ने देखा ये रनवे ना होकर ये तो एक हाईवे की सड़क है जिसके चारों तरफ लाइटें लगी है। और कहते हैं विमान ने बड़ी सूझबूझ से उसको दोबारा से विमान को ऊपर उड़ाया और विमान को क्रैश होते होते बचाया। लेकिन जब इसकी सूचना भारत सरकार के पास पहुंची तो भारत सरकार ने लाहौर एयरपोर्ट के अधिकारियों से आग्रह किया और आग्रह करने के बाद किसी न किसी तरह लाहौर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने दोबारा से लाइटें ऑन की और प्लेन को दोबारा से लैंड करवाया। और कहते हैं जब लाहौर में लैंड हुआ विमान तो दोबारा से उसमें फ्यूल भरा गया और फ्यूल भरने के बाद जो पायलट थे उन्होंने जो बूढ़े और बच्चों को उतारने का आग्रह किया लाहौर एयरपोर्ट के अधिकारियों से। और कहते हैं लाहौर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। और कहते हैं जो लाहौर के अधिकारी थे उन्होंने विमान को जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये विमान ज़्यादा समय तक यहाँ रहे और जो इसके अंदर जो आतंकवादी है वो यहाँ से बैठ के कुछ न कुछ अपनी मांग मनवाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीती होने वाली की बेइज्जती होने वाली थी। और क्योंकि पूरी दुनिया को पता था कि जो आतंकवादी की जड़ है वो कहाँ पे पाकिस्तान है, यानी कि जितने भी आतंकवादी हैं इनका सरगना कौन है, यानी कि पाकिस्तान है। और कहते हैं पाकिस्तान ने जल्दी ही उस विमान को वहाँ से चलता कर दिया। और कहते हैं इसके बाद विमान को आतंकवादी कहाँ पे ले गए, यूएई यानी संयुक्त राज्य अमीरात ले गए, यानी कि यूएई संयुक्त राज्य अमीरात ले गए। और कहते हैं वहाँ पे दुबई में प्लेन को लैंड करवाया गया। और कहते हैं तब तक ये खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, ठीक है ना। और कहते हैं तब तक सरकार अपने प्रयास करने शुरू कर दिया था। और कहते हैं भारत सरकार ने दुबई सरकार से आग्रह किया कि आपके पास हमारा विमान है और वो हाईजैक हो चुका है, हमको आज्ञा दे, हम कमांडो ऑपरेशन करेंगे। लेकिन कहते हैं दुबई ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। और कहते हैं उसके बाद जब ये दुबई में विमान लैंड हुआ तो दुबई में विमान लैंड होने के बाद जो आतंकवादियों ने विमान के 176 में से 36 यात्रियों को क्या कर दिया, रिहा कर दिया, जिनमें से ज़्यादातर बूढ़े और बच्चे थे और एक नौजवान था जिसकी उम्र कितनी थी, 25 वर्ष थी। और कहते हैं भैया नौजवान की 15 दिन पहले ही शादी हुई थी और शादी होने के बाद ये हनीमून मनाने के लिए कहाँ पे गया था, काठमांडू नेपाल गया था। और कहते हैं जब प्लेन हाईजैक हुआ तो इस नौजवान ने बहुत बहादुरी दिखाई और आतंकवादियों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादियों ने चाकों से गोदकर इसको बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। और कहते हैं बाद में इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई। और कहते हैं जब इन यात्रियों को रिहा कर दिया गया, रिहा करने के बाद आतंकवादियों ने पायलट को फिर से उड़ान भरने के लिए बोला और अगली टारगेट था कंधार। कहाँ पे था, कंधार, कंधार यानी कि जो आतंकवादियों ने देवी शरण कैप्टन को यानी कि विमान को कंधार ले जाने के लिए बोला। और कंधार अफगानिस्तान के दक्षिण में पड़ता है और उस समय अफगानिस्तान पर यानी कि तालिबान का राज था। यानी कि जैसे ही यानी कि जो प्लेन था दुबई से उड़ के कहाँ पहुँचा, कंधार पहुँचा। और कंधार पहुँचने के बाद जब कंधार में प्लेन ने अपनी लैंडिंग करी तो तालिबान के लड़ाकों ने विमान को चारों तरफ से
घेर लिया और जो विमान में जो मौजूद आतंकवादियों को सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे का अल्टीमेट टाइम दिया। और उन्होंने तालिबानियों ने आतंकवादियों को बोला आप 10 घंटे का समय है, आप जो मनवा सकते हो मनवा सकते हो, 10 घंटे के बाद आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और कहते हैं भाई उसके बाद आतंकवादियों ने फिर से भारत सरकार से संपर्क करने की कोशिश की। और जो उस समय भारत सरकार में आईबी चीफ कौन थे, यानी कि आईबी चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कौन थे, अजीत डोभाल थे भाई। कौन थे? अजीत डोभाल थे, जो वर्तमान में भारत के एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भाई। ठीक है ना। और कहते हैं भाई अजीत डोभाल जी ने यानी कि आतंकवादियों से संपर्क करने की कोशिश की और उन्होंने संपर्क किया भाई। और संपर्क करने के बाद जो अजीत डोभाल ने आतंकवादियों की जो मांग थी वो मांग पूछी भाई। ठीक है ना। और कहते भाई आतंकवादियों ने अपनी मांग के तौर पे 36 आतंकवादियों को रिहा करने और 200 बिलियन डॉलर यानी कि 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर को सहायता स्वरूप देने की मांग की भाई। और कहते हैं भाई अजीत डोभाल बार बार यानी कि उनसे बात करते रहे और उनका टाइम वेस्ट करते रहे। आखिरकार अजीत डोभाल ने उन आतंकवादियों से यानी कि 3 आतंकवादी और को छुड़वाने के लिए राजी हो गए। पैसा कितना दिया उसका आज तक कोई अनुमान नहीं है क्योंकि ऑफिशियल हो नहीं पाया। कहते हैं अजीत डोभाल ने यानी कि उन यात्रियों को बदले 3 आतंकवादियों को देने के लिए हाँ भर ली। और कहते हैं वो 3 आतंकवादी कौन कौन से थे, इनमें सबसे प्रमुख आतंकवादी कौन था, मौलाना यानी कि मौलाना मसूद अजहर था भाई। ठीक है ना। दूसरा था यानी कि अहमद उमर शेख, अहमद उमर शेख। और तीसरा आतंकवादी का कौन था, मुश्ताक अहमद। ठीक है ना। जब मुश्ताक अहमद ये 3 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए राजी हो गया। और कहते हैं इन आतंकवादियों को एक भारतीय विमान द्वारा कहाँ पे ले जाया गया, कंधार ले जाया गया भाई। ठीक है ना। और कहते हैं साथ साथ में भारत के उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी इनके साथ में गए थे और कुछ भारतीय सेना के ऑफिसर भी साथ में गए थे। और कहते हैं ये विमान जब कंधार पहुंचा, कंधार पहुंचने के बाद इन्होंने इन आतंकवादियों को यानी कि जो प्लेन में मौजूद आतंकवादियों को सौंप दिया। और कहते हैं तालिबान ने इन तीनों आतंकवादियों के निकलने के लिए एक सेफ यानी कि रास्ता तैयार किया जिसमें वो जीप में बैठ के सभी के सभी आतंकवादी चले गए। और कहते हैं उस तरफ से भारतीय सभी यात्रियों को छोड़ दिया गया और उनको भारतीय विमान द्वारा दोबारा से दिल्ली लाया गया। और कहते हैं 31 दिसंबर यानी कि 7 दिन बाद यानी कि 31 दिसंबर 1999 को जो भारतीय विमान है IC 814 कहाँ पे लैंड हुआ, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। और सभी के सभी यात्री सुरक्षित थे और सभी के फोटो पे दिल में मुस्कान थी क्योंकि उन्होंने दोबारा से एक नई जिंदगी मिल चुकी थी भाई। ठीक है ना। कहते हैं भाई इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, कंधार प्लेन हाईजैक भाई। हाईजैक यानी कि हाईजैक यानी कि इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, कंधार प्लेन हाईजैक के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है ना। और कहते हैं भाई इस घटना में भारत सरकार की बहुत बड़ी नाकामी सामने आई क्योंकि उस समय भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी यानी कि जो कि देश के प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री थे और जसवंत सिंह भारत के विदेश मंत्री थे। और जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नई नई बनी थी और विपक्ष के भारी दबाव के कारण और परिजनों के दबाव के कारण, यात्रियों के परिजनों के दबाव के कारण जो अटल बिहारी की सरकार थी हाथ के हाथ रख के बैठी रही, उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। उनके पास एक मौका था जब प्लेन अमृतसर में लैंड हुआ तो वो कमांडो ऑपरेशन कर सकते थे। पायलट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अपना काम किया लेकिन भारत की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही और 3 जो सबसे अहम आतंकवादियों को छोड़ दिया
जो आगे चलकर भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बने। ठीक है ना। यानी कि जब प्लान यानी कि अमृतसर में लैंड हुआ, यानी कि तब उनको पता चल चुका था कि भी प्लान पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है, और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से संपर्क करने की कोशिश की और उनसे संपर्क हो नहीं पाया, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी चेन्नई गए हुए थे, मद्रास की तरफ गए हुए थे रैली को संबोधित करने, और जब वो वापस आ रहे थे तो बार बार अधिकारी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा था, और लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह किसी प्रकार से कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं थे, और जो मौका उनके पास था वो मौका भी उन्होंने हाथ से गवा दिया। ठीक है ना। और इस प्रकार जो भारत की नाकामी सबके सामने जग जाहिर हुई। ठीक है ना। यदि समय रहते, यदि पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन हो पाता तो अमृतसर में कमांडो ऑपरेशन करके उन यात्रियों को उसी समय छुड़ा लिया जा सकता था, और ना ही इन 3 आतंकवादियों को छोड़ने की जरूरत पड़ती। जो मौलाना मसूर अजहर है, इसने जो पाकिस्तान में जाके जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन का निर्माण किया, और इसी आतंकवादी संगठन ने यानी कि मुंबई में ताज होटल पर हमला किया और पता नहीं कितने निर्दोष भारतीय नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। और कहते हैं पुलवामा हमले में भी इसी आतंकवादी का हाथ था, और कहते हैं ये आज भी आतंकवादी पाकिस्तान में सरेआम घूम रहा है और भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, यदि ऐसा ही प्लान हाईजैक यदि आज के समय में हो, आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार भी ऐसे के ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेगी, या कोई ना कोई कमांडो ऑपरेशन करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को दोबारा से सबक सिखाएगी? कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।